नमस्ते बच्चों लोग। तो आज हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेंस के पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ने जा रहे हैं। टेंस के पास्ट इंडेफिनिट को हम ठीक वैसे ही पढ़ेंगे जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ा था। मतलब हमारा तरीका वही होने वाला है जैसा कि पहले हुआ करता था। तरीका क्या होने वाला है? जैसे ये टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट, तो जैसे हम पिछले टॉपिक में पढ़े थे कि टॉपिक के जस्ट नीचे हम पहचाने देते हैं और पहचान के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल, फिर स्ट्रक्चर और फिर ट्रांसलेशन बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हम चीजों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो टॉपिक है हमारा टेंस, और टेंस में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले क्या जानेंगे? तो पहचान जानेंगे। मतलब ये कि हम कैसे जानेंगे कि कोई सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है। तो इसका एक नहीं कई एक पहचान है, इस चीज को आप देखिएगा। सबसे पहला पहचान तो हमारा ये बनता है कि क्रिया लगा रहेगा। अब क्रिया के लिए घबराना नहीं है। आप गौर कीजिएगा कि सेंटेंस कोई भी हो, अगर उसके पहचान का अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्रिया जरूर होता है। मतलब ये चीज आपको याद ही नहीं करना है, ये तो फिक्स है। मतलब क्रिया के विषय में आप ज्यादा नहीं सोचिएगा। अच्छा, क्रिया लगता है। अब पास्ट इंडेफिनिट के लिए विशेष क्या है? तो यहाँ पे ता लगाइएगा और था लगाइएगा। ये हमारा बन गया क्रिया प्लस ता था। ये हमारा पहचान हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। क्रिया प्लस ता था, ये पहचान हो गया। तो ये पहचान नंबर ए है। केवल इसी पहचान से हमारा काम होने वाला नहीं है। पहचान नंबर बी क्या होगा? तो पहचान नंबर बी कहता है भूतकालिक क्रिया। क्या कहता है जी? भूतकालिक क्रिया प्लस था। ये भी हमारा एक पहचान बनता है। भूतकालिक क्रिया कहीं पे लगा रहेगा, प्लस में था लगा रहेगा, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। अच्छा, पहचान नंबर सी क्या कहता है जी? पहचान नंबर सी कहता है सीधे भूतकालिक क्रिया कहीं पे लगा रहेगा, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आएगा। ये हो गया। अब पहचान नंबर डी क्या होता है? तो पहचान नंबर डी एक ऐसा पहचान है कि इसको आप देखिएगा, शॉक हो जाइएगा कि सर ये कैसे ऐसे हो सकता है कि कोई सेंटेंस इस प्रकार से हो और वो पास्ट इंडेफिनिट से बिलोंग करेगा। तो देखिए, इसका पहचान है भूतकालिक भूतकालिक समय प्लस भूतकालिक क्रिया प्लस में है। अगर ऐसा कहीं आपको दिखाई देता है तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब कहिएगा कि सर ये ए बी सी डी चारों पहचान सही है पास्ट इंडेफिनिट के लिए? जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर इसमें से किसी भी पहचान पे आपको कुछ सेंटेंस दिख रहा है, वो सेंटेंस बखूबी पास्ट इंडेफिनिट ही कहलाएगा। पास्ट इंडेफिनिट के अलावा ये कुछ नहीं हो सकता। ये फिक्स है कि पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल कहता है, एग्जाम्पल पहचान नंबर ए पे हम देखते हैं, राम आम खाता था। इस एग्जाम्पल को आप देखिएगा तो एकदम स्पष्ट झलक जाएगा कि क्रिया है, क्रिया के बाद ता है, फिर था है। मतलब क्रिया प्लस ता था पे ये बैठ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है। था पास्ट को डिनोट कर रहा है और ता इंडेफिनिट को डिनोट कर रहा है। तो राम आम खाता था, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पहचान नंबर बी पे हम जरा आते हैं। पहचान नंबर बी क्या कहता है? भूतकालिक क्रिया प्लस था। भूतकालिक क्रिया का मतलब क्या होता है? पहले तो ये समझिए आप। भूतकालिक क्रिया का मतलब होता है ऐसा क्रिया जो भूतकाल में चला गया है। ऐसे क्रिया को हम भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, ये क्रिया है लेकिन ये वर्तमान कालिक क्रिया है। अगर हम कहें कि पढ़ लिया तो ये भूतकालिक क्रिया है। जैसे कि जाना, ये वर्तमान कालिक क्रिया है। हमने कह दिया गया तो ये भूतकालिक क्रिया है। मतलब ऐसा क्रिया जिससे काम के खत्म हो जाने का बोध होता है, भूत में खत्म हो जाने का बोध होता है, ऐसे क्रिया को हम लोग भूतकालिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भूतकालिक क्रिया है और था लगा हुआ है, तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा। जैसे कि राम आम खाता था, तो इसका हो जाएगा राम आम खाया। ये बात खत्म हो गया, भूतकालिक नहीं था लगेगा। राम आम खाया था, मतलब राम आम खाता था, ये भी उतना ही है, और राम आम खाया था, ये भी उतना ही बात है, अलग बात नहीं है। अब पहचान नंबर सी। पहचान नंबर सी क्या कहता है? भूतकालिक क्रिया, सीधे भूतकालिक क्रिया है, तो ये भी सही है आपका। राम ने आम
खाया, ये भी बात उतना ही है। चलिए, पहचान नंबर डी क्या है जी? तो पहचान नंबर डी थोड़ा-सा शॉकिंग है। इसमें है लगा हुआ है और आपको पता होगा कि है लगता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, नहीं प्रेजेंट होता है। अब आप कहिएगा सर है लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट होना चाहिए था, कि पास्ट में कैसे आ गया? तो है दिख रहा है कि प्रेजेंट में है, लेकिन एक्चुअली में ये टाइम कैसा है, ये जो काम हुआ है ये कैसा है? तो भूतकालिक समय जोड़ा गया है। मतलब ऐसा समय जो बीत गया है, मतलब ये भूतकालिक समय है। और ऐसा अगर कहीं पे होता है तो भाई टाइम का ना बात हो रहा है। यहाँ पे जो दिख रहा है उसका बात नहीं हो रहा है, जो काम हो रहा है उसका बात हो रहा है। और काम कहाँ हो रहा है जी? भूतकाल समय में। इसका मतलब ये हुआ कि है लगने के बावजूद भी ये सेंटेंस हमारा पास्ट होगा। क्यों? क्योंकि भूतकाल में काम हुआ है। जैसे भूतकालिक समय प्लस भूतकालिक क्रिया प्लस है। जैसे राम ने 2 दिन पहले क्रिकेट खेला है। क्रिकेट खेला है। या फिर राम ने 2 दिन पहले आम खाया है, वो भी सही है। 2 दिन पहले एक आम खाया है। इसको हम इसलिए बना दिए कि ये थोड़ा आपके लिए ज्यादा नॉर्मल बात है। राम ने 2 दिन पहले काम खाया है। इस सेंटेंस को देखिए, 2 दिन पहले भूतकालिक समय है और खाया भूतकालिक क्रिया है और है भूतकालिक समय प्लस भूतकालिक क्रिया प्लस है लगा होगा तो समझ जाना है कि ये पास्ट परफेक्ट होगा। मतलब आप ये देख पा रहे होंगे कि अभी तक जो आप टेंस पढ़ रहे हैं उस पूरे टेंस में यहाँ पर मात्र एक ऐसे टेंस आपको दिखाई दिए होंगे जिसके एक नहीं कई एक पहचान है। ये हमारा इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट है, इसका ये पहचान है और इसका ये एग्जाम्पल है। अब ये सारा का सारा एग्जाम्पल है और अगर इतना सारा एग्जाम्पल हुआ है तो क्या स्ट्रक्चर भी इतना सारा होगा? नहीं, सारा का सारा बात एक ही है, सिर्फ देखने में अलग लग रहा है। इसका मतलब ये एक ही तरीका से बनेगा, एक ही स्ट्रक्चर पे बनेगा। स्ट्रक्चर क्या कहता है जी? स्ट्रक्चर नंबर 1 कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। स्ट्रक्चर नंबर 1 कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। अब देखिए, इसी स्ट्रक्चर के आधार पे जैसे कि हम आपको पहले बताए थे कि वर्ब होता है, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, यहाँ भी वही चीज आ रहा है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस तीसरा स्थान पे नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ये हमारा दूसरा नंबर स्ट्रक्चर हो गया। जैसा कि हम बताए थे कि पहला दूसरा स्ट्रक्चर सेम होता है और तीसरा और चौथा सेम होता है। तो पहला दूसरा सेम है क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हुआ है। ठीक उसी प्रकार से तीसरा और चौथा सेम होगा क्योंकि ये डिड से स्टार्ट होगा। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, ये 3 नंबर स्ट्रक्चर हो गया हमारा। 4 नंबर क्या होगा? डिड लगेगा प्लस में सब्जेक्ट लगेगा, तीसरा स्थान पे नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, ये हमारा 4 नंबर स्ट्रक्चर हुआ। ठीक उसी प्रकार से जैसे पहला दूसरा सेम था, तीसरा चौथा सेम था, ठीक उसी प्रकार से पांचवा और छठा भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। डिड से बात स्टार्ट होगा, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन पे जाएगा, यहाँ भी वही सब कुछ दिख रहा है। 6 नंबर स्ट्रक्चर को देखा जाए, क्वेश्चन वर्ड है, डिड है प्लस में सब्जेक्ट, तीसरा स्थान पे नॉट प्लस में वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, और इस प्रकार से हमारा छठा नंबर स्टैंजा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। चलो देखिए, हमने आपको शुरुआत में क्या बताया था कि वर्ब ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन सेम होता है कि नहीं? ठीक है। वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन सेम है कि नहीं? बिल्कुल सही है। वर्ब ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। वर्ब ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन है कि नहीं? बिल्कुल। वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, मतलब ये जो बात हम आपको शुरुआत से बताते आ रहे हैं वो सब कुछ मिल रहा है। चलिए, तो जो चीज मिल रहा है उस चीज को तो अभी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने पिछल का लेक्चर को देखा है तो सब कुछ आपके लिए नॉर्मल और बहुत आसान हो गया होगा। अब बात आता है कि पहला जो सेंटेंस है ये सिंपल पॉजिटिव है, दूसरा सिंपल निगेटिव, तीसरा वीक इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, चौथा वीक इंटेरोगेटिव वीक इंटेरोगेटिव निगेटिव, पांचवा स्ट्रॉन्ग इंटेरोगेटिव पॉजिटिव और छठा स्ट्रॉन्ग इंटेरोगेटिव निगेटिव। मतलब दूसरा चौथा और छठा सेंटेंस जो है ये हमारा निगेटिव है और जहां भी निगेटिव होता है वहां पे नॉट आता है। कहाँ आता है जी? तीसरे स्थान पे। तो देखिए,
पहला यहाँ तो आएगा ही नहीं, दूसरा यहाँ पे आएगा, 1 2 3, नॉट तीसरा स्थान पे आया, आया कि नहीं? चलिए, तीसरा में तो नहीं होता है, चौथा में होता है, तो आते हैं, डिड 1 सब्जेक्ट 2 नॉट 3, आया कि नहीं? चलिए, पांचवा में तो आता ही नहीं, छठा में आते हैं, क्वेश्चन वर्ड से काउंट करेंगे? नहीं, डिड से काउंट करेंगे, डिड 1 सब्जेक्ट 2 नॉट 3। इस प्रकार से हमने देखा कि वर्ब ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन बरोबर है, नॉट बरोबर है तीसरा स्थान पे। अब बात आता है कि शुरुआत में क्या होगा। तो शुरुआत पहला दूसरा सेंटेंस सेम है, क्योंकि ये सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, अगर सब्जेक्ट से शुरू हुआ है तो बगल में हेल्पिंग वर्ब होगा, देख लीजिए, देख लीजिए। तीसरा चौथा में देखिए, डिड पहले आया है, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आया, हेल्पिंग वर्ब पहले आया तो बगल में सब्जेक्ट होगा, आप देख लीजिए, देख लीजिए। पांचवा छठा में क्वेश्चन वर्ड पहले आया है, लेकिन बात हमारा स्टार्ट होगा डिड से, डिड पहले आया तो बगल में सब्जेक्ट होगा, आपने देखा कैसे बात बराबर हो रहा है। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट जो है कैसे बरोबर ढंग से चल रहा है और कैसे इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट आपका हुआ है। अब एक बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद करने की जरूरत पड़ेगी। जरूरत ये कि जैसे आप पिछला स्ट्रक्चर्स में, पिछला सेंटेंसेस में, पिछला टेंसेस में पढ़े थे कि एक सब्जेक्ट के साथ दो दो हेल्पिंग वर्ब होते थे। यहाँ पे एक सब्जेक्ट के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। मतलब आपको याद नहीं करना है कि ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ ये यूज करें और बाकी के साथ ये यूज करें। सब सब्जेक्ट के साथ डिड का ही प्रयोग करना है, ठीक है। अच्छा, और क्या ये बात आता है जी, एक स्टार यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग से याद करना होगा। जैसे डू जो होता है, डज जो होता है और डिड जो होता है, इसके साथ आप याद कीजिएगा, डू डज तथा डिड के साथ, डू डज तथा डिड के साथ सदैव वर्ब वन का प्रयोग करें। एकदम फिक्स बात है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि देखिए, ऊपर वाला सेंटेंस में आप देखे होइएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन था, और नीचे पूरे में देखिए वर्ब वन लगा है। आप कहिए कि सर जी ऊपर में वर्ब टू लगा है तो पूरे में वर्ब वन काहे लगा है? क्योंकि पूरे में डिड लग गया है। चलिए, एक नंबर स्टार, और दूसरा नंबर स्टार ये कि पूरे टेंस में मात्र दो ही ऐसे टेंस है, दो टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, और आपको पता है कौन सा? एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल पॉजिटिव, और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल पॉजिटिव। तो ये कुछ मोटा मोटी बात है जिसको आप कंप्लीट कीजिए और ढंग से इसको उतारिए, और ये सारा का सारा बात अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट आपका एकदम नॉर्मल, बहुत आसान हो जाता है। अब बात आता है कि सारा कुछ हमारा क्लियर हो गया, अब हमको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? सेम यही स्ट्रक्चर रहेगा, यही ट्रांसलेशन रहेगा, राम आम खाता था, इसी को हम बनाने का कोशिश करते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बढ़िया रहेगा, ताकि कोई चीज मिटे तो फिर बाद में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? अगर स्क्रीनशॉट ले लिए तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके चीजों को उतार लीजिए, तब जाकर के वीडियो को आगे देखिए। देखिए, हम राम आम खाता था, इसी को बनाने का कोशिश करते हैं। थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं, देखिए कैसे बनेगा। हमने स्ट्रक्चर को जान लिया, हमने रूल्स को जान लिया, एंड नाउ इट इज द टर्न अबाउट टू मेक द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। क्या है जी? राम आम खाता था, ये हमारा खाता था वर्ब है, आम क्या है जी? ऑब्जेक्ट है, और राम क्या है जी? सब्जेक्ट है। इसको अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनेगा देखिएगा आप। सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाना है, राम हमारा सब्जेक्ट है, एक नंबर में हम लिखेंगे राम। दूसरा वर्ब टू को लगाना है, खाता का इंग्लिश क्या होता है? इट, और इसका वर्ब टू होता है इट, राम इट। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना है, तो आम है, मैंगो भी आप लिख सकते हैं, और ए मैंगो लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राम इट और मैंगो, ये हमारा एक नंबर ट्रांसलेशन बन के रेडी हो गया। और आपको पता है कि ट्रांसलेशन में अगर एक नंबर बन गया तो इसी की सहायता से हमारा पूरा का पूरा बन सकता है। क्यों? क्योंकि वर्ब से लेकर एक्सटेंशन तक सेम ही होता है, यही आप उतारते चले जाइएगा। और दूसरा सेंटेंस बनेगा राम, और बगल में हेल्पिंग वर्ब डिड, तीसरा पे नॉट, और इट ए मैंगो, इट ए मैंगो, ये दो नंबर बन गया। पहला दूसरा सेम,
तो तीसरा और चौथा भी क्या होगा जी, सेम होगा। डिड से बात स्टार्ट होगा, तो डिड राम इट अ मैंगो, ये 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्या होगा, डिड राम नॉट इट अ मैंगो। ठीक है, ये 4 नंबर हो गया। ठीक उसी प्रकार से पांचवा और छठा भी हमारा सेम होगा। यहाँ पे हम वाई का प्रयोग करेंगे, वाई डिड राम इट अ मैंगो, ये 5 नंबर हो गया। और 6 नंबर हो गया, वाई डिड राम नॉट इट अ मैंगो। तो इस प्रकार से ये हमारा 6 नंबर हो गया। तो ये हम देख रहे हैं कि कैसे-कैसे पहचान बना है, फिर एग्जाम्पल बना है, फिर स्ट्रक्चर बना है, कुछ रूल्स जाने हैं एंड आफ्टर दैट इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि इस चीज़ को हम आसानी से बना दिए हैं। अगर आप शुरुआत से चीज़ों को देख रहे हैं, लेक्चर्स को देख रहे हैं, तो ये बहुत कुछ आसान हो गया होगा आपके लिए। और ये कुछ नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि ये सारा कुछ जैसा भी चल रहा है, ये पीछे के टॉपिक्स पे चल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट आपका पहले से कंप्लीट है, तो ये सारा का सारा चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। होप कि आपको बहुत कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो में लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और एक चीज़ कि अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ सके और हमारा मोटिवेशन बन सके कि हम आगे के लिए और भी वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं।